मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन। कसलं नाही मला काही असं काही माहिती नाही। कसलं नाही मला काही असं काही माहिती नाही। प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। पार्टी ने कुछ तय किया क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे कुछ करे तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया। चलिए इनके पार्टी ने इंटरनल कुछ न कुछ तय किया होगा। मी सुनेत्रा अजित पवार सुनेत्रा की शपथ सुप्रिया अंजाम। कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे। भाभी ने शपथ ले ली, ननद को खबर नहीं। अजीत पवार की मौत के बाद सुप्रिया सुले साए की तरह सुनेत्रा के साथ थी। हेलीकॉप्टर से बारामती साथ पहुंची, हॉस्पिटल में साथ थी। शव मुंबई आया तो सुप्रिया और सुनेत्रा साथ थी। इंतजाम की कमान भी सुप्रिया के हाथ में थी। अजीत दादा पवार के परिवार का प्रतिनिधित्व सुप्रिया ही कर रही थी। असं सांगितलेलं आहे की आपल्याला दादांना परत न्यायला लागतंय हॉस्पिटलमध्ये, तर तिथे दादांना आपलं ठेवलं जाईल। अंतिम संस्कार के दौरान शरद पवार परिवार के बुजुर्ग की तरह सबसे आगे थे। संवेदना व्यक्त करने वाले उनसे मिलकर जा रहे थे। दुर्घटना के 3 दिन 8 घंटे बाद अंतिम संस्कार के 2 दिन 6 घंटे के भीतर और अस्थि विसर्जन के 24 घंटे बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुनेत्रा ने शपथ ले ली, लेकिन ससुर और ननद को भनक तक नहीं लगी। मातम में डूबे परिवार में आए बदलाव की हवा बाप बेटी को नहीं लगी। तो क्या पवार खानदान में सुनेत्रा और सुप्रिया के बीच एक ऐसा तनाव है जो जन्म तो मृत्यु से पहले ही ले चुका था, लेकिन खुलकर अब सामने आया है? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो और शरद पवार को उसकी भनक तक ना लगे, वो भी अपने ही परिवार में। कम से कम महाराष्ट्र की जनता तो इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। शरद पवार के बारे में महाराष्ट्र में एक बात मशहूर है कि शरद पवार बोलते कम हैं और सुनते ज़्यादा हैं। उनकी राजनीति बाखबर होने की रही है, बेखबर होने की नहीं। यहाँ ये बात भी गौर करने लायक है कि शरद पवार के परिवार की जो आपसी गांठ है, जो आपसी जोड़ है, वो हर परिस्थिति में मजबूत रहा है। हाँ, राजनीतिक रिश्ते कमज़ोर पड़ते रहे हैं। यहाँ इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि एनसीपी के दोनों खेमों के विलय की तैयारी हो चुकी थी और फरवरी के दूसरे हफ्ते में इसका ऐलान होने वाला था। शरद पवार की तुरही और अजीत पवार की खड़ी का संगम
महाराष्ट्र की राजनीति एक नई करवट लेने वाली थी। तय हो चुका था कि गठबंधन होने के बाद समूची एनसीपी एनडीए का हिस्सा बन जाएगी। अजित को महाराष्ट्र और सुप्रिया को दिल्ली में सरकार का हिस्सा बनना था, पर अजित पवार की यात्रा अधूरी रह गई। आशंका जताई गई कि युति टल गई, लेकिन सुनेत्रा ने पति के निधन के 3 दिन के भीतर जैसे पार्टी और सरकार में अपनी जगह संभाली। अब सवाल है कि युति होगी भी कि नहीं। वैसे अजीत पवार की पार्टी के सहयोगी और गठबंधन के साथ बीजेपी के नेता ऐसे किसी पैक्ट का खंडन कर रहे हैं। I personally don't see that happening. I personally don't think that will happen. The NCP as a part of Mahayuti has performed very well. The leadership is clearly was with Ajit Pawar and now with Sunetra Pawarji. Praful Patel has been appointed national president of the NCP. I don't see Mr. Sharad Pawar being invited to join the NCP given that he has lost the people's trust. की समजा अजित पवार साहेब हे अशा प्रकारचं कुठल्याही एकत्रीकरणाची चर्चा जर करत होते तर ते कुठली चर्चा भाजपशी चर्चा केल्याशिवाय करतील का? त्यामुळे ते जर चर्चा करत असतील, आता अजित पवार साहेबांच्या पक्षाने हा निर्णय घेतला की आमचं नेतृत्व हे सुनेत्राताईंनी करावं आणि त्यांनी हा निर्णय घेतला की सुनेत्राताईंनी नेतृत्व करण्याकरता शपथविधी करावा। त्यांनी सुनेत्राताईंना सांगितलं, सुनेत्राताईंनी त्या ठिकाणी तो शपथविधी केला। मेरे जैसे व्यक्ति को अगर कोई फैसला फाइनल लेना होता तो जरूर विश्वास में लेकर वो मुझे भी बताते, चर्चा करते। आखिर मैं उनके साथ सुख का और दुख का दोनों का साथी हूं, मैं उनका राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूं, तो स्वाभाविक है कि ये बातें मेरे तक जरूर आती। मी प्रदेशाध्यक्ष या नात्याने दादांचा निकटचं सहकार्य म्हणून गेली 40 वर्ष माझी राज्यात ओळख आहे आणि मी आहेत, पक्षाचे प्रमुख नेते आहेत, प्रफुल्ल आहेत, भुजबळ साहेब आहेत, आता मकररामबाई या ठिकाणी आहेत। आम्ही या विषयावरती एकदा काय नेमकं आहे ते बोलल्याच्या नंतर आम्ही नक्की त्या विषयावरती बोलू, आज घाई नाही। मर्जर का डिसीजन हो चुका था अजीत दादा के सामने ही। ये है राजेश टोपे, शरद पवार वाली एनसीपी के बड़े नेता हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर भी थे। इनका दावा है कि शरद पवार और अजीत पवार के मर्जर के चश्मदीद गवाह हैं। लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए ज्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। शरद पवार की एनसीपी के नेता जयंत पाटिल इस मर्जर के दूसरे गवाह हैं। राज्य के एफडीए मंत्री नरहरी झिरवाल मांग कर रहे हैं कि शरद पवार विलय का फैसला लें। अब इन 3 से आगे बढ़े तो पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में महानगर पालिका चुनाव के लिए चाचा भतीजा की पार्टी ने अपनी अपनी महायुति से अलग जाकर एक एकता बनाई थी। जिला परिषद चुनाव की सभी 12 सीट पर भी अजित और शरद पवार की पार्टियों का गठबंधन हुआ था। ये इस हद तक हुआ कि शरद पवार ने अजित वाली एनसीपी के सिंबल पर अपने प्रत्याशी उतारे। लेकिन अब अजित की पार्टी के नेता और बीजेपी के सुर में सुर मिल रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि अब पवार परिवार में भी फूट पड़ चुकी है? सुनेत्रा ने शरद पवार की रणनीति से अलग काम करना शुरू कर दिया है। सुप्रिया ने कोशिश की लेकिन फैमिली अफेयर्स मैनेज नहीं कर पाई। मी सुनेत्रा अजित पवार। सुनेत्रा का शपथ ग्रहण देवेंद्र फडणवीस की जीत है और शरद पवार की हार है। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के अंत का आगाज हो चुका है? Look at the Congress. Wherever they ally with any party, that party gets wiped out. RJD lost the election. Every state in Maharashtra, they were in alliance with Sharad Pawarji and Uddhav Thackeray. They all three lost the election. I think the people have seen through such parties and they don't have any popularity anymore. सुप्रिया सुले काफ़ी चैलेंज का सामना कर रही है। कई नेता जो है दिग्गज नेता वो अजित पवार के साथ चले गए थे
अब पार्टी को खड़ा करना, पार्टी को अच्छी तरह से चलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पूरे महाराष्ट्र का टूर करना पड़ता है, कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा डायलॉग रखना पड़ता है, घूमना फिरना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा था कि सुप्रिया सुले एक सांसद के रूप में दिल्ली में ज़्यादा ध्यान देती है और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जहाँ नेता की ज़रूरत लोगों को होती है वहाँ पर उनके टूर जो हैं काफ़ी कम होते हुए नज़र आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि आज भी उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पूरे देश का ध्यान था कि क्या सुप्रिया सुले शरद पवार की राजनीति को आगे ले जा सकती है या इस चुनाव में वो उसकी भाभी जो है सुनेत्रा पवार उनके सामने हार मान लेगी और सुनेत्रा पवार चुन कर आएगी। एक हाई वोल्टेज ड्रामा बारामती में चल रहा था और मुझे लगता है दोनों में शायद कहीं ना कहीं खटास आई हो, क्योंकि एक दूसरे के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा है। तब से लेके शायद उनमें डायलॉग भी कम हुआ होगा। तो होता ही हो कि इसका असर आपको कहीं ना कहीं आगे दिखता ही है। सुप्रिया सुले का वहाँ का जो सबके साथ मिलना, भाभी की सुनेत्रा को संभालना, दुखी इस घड़ी में उनका ढाढ़स बांधना, ये तो स्वाभाविक था एक परिवार की मेंबर के नाते। लेकिन जब प्रोफेशनल करियर की बात होती है तो सुनेत्रा पवार एक अलग पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, उनके पति की एक अलग फैक्शन है जो एनसीपी का, और सुप्रिया सुले अपने पिताजी के अध्यक्षता में अलग फैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सीमाएं उनकी आपस में तय हो चुकी है। सुनेत्रा पवार का जो शपथ ग्रहण है वो एक तरह से शरद पवार को चेकमेट करने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। अभी आज के दिन में शरद पवार पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं और उनकी पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है, उनका गुट पूरी तरह से बिखर हो चुका है। ऐसे हालात में बीजेपी यही देखेगी कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उनके पार्टी को और उनकी पार्टी मजबूत बने और खुद के बलबूते पर महाराष्ट्र में खड़ी हो। तो ऐसे हालात में उनकी मर्जर हो देना, पवार फैमिली को एक साथ लाना और फिर उनको शपथ दिलवाना बीजेपी के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, बीजेपी के लिए कोई फ़ायदे की बात नहीं थी। सुनेत्रा को पहले उन्होंने शपथ दिलवाई, सुनेत्रा को पहले उन्होंने वहाँ पे मजबूती से पेश किया, उनके हाथ में सरकार और पार्टी के अजित पवार गुट की कमान सौंपी और अब इसके बाद मर्जर की बातें करनी है या नहीं इसके ऊपर बीजेपी कंट्रोल करेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि शरद पवार के लिए ये बड़ी हार है, लेकिन एट द सेम टाइम वो फडणवीस की नहीं भाजपा की जीत है। एक पूरा वैक्यूम तैयार हुआ, ये तो पूरा दिख ही रहा था ग्राउंड लेवल पे, निचले लेवल पे। अजित पवार गुट को फिर से शरद पवार जी के इधर जाके अपना नेतृत्व उनके हाथ में देने में कोई रुचि है ऐसा लगता नहीं है। तो वही बार बार जो दोहरा के पटेल साहब और तटकरे जी के नाम लेके वो पवार साहब वही इंडिकेट करना चाहते थे कि अभी हमारे दोनों पार्टीज डिफरेंट है। 1956 वो वर्ष है जब शरद पवार ने राजनीति की ओर अपना कदम बढ़ाया, गोवा मुक्ति के आंदोलन में शामिल हुए। 1958 में यूथ कांग्रेस से जुड़े, 1960 में जमीनी राजनीति में एक्टिव हो। बारामती में सूखा पड़ा तो तालाब खोदे और खुदवाए। शरद पवार की राजनीति की खासियत थी कि वो छोटी छोटी बातों का ज्यादा ही ख्याल रखते थे। एक फिल्मी संवाद है कि आप जिसे शिद्दत से चाहते हैं, पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में शामिल हो जाती है। शरद पवार के लिए राजनीति भी ऐसी ही एक शिद्दत भरी चाहत है। बात 1960 के दशक की है। उस दौरान बारामती में उपचुनाव की घोषणा हुई और उस उपचुनाव में शरद पवार के बड़े भाई को पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और दूसरी तरफ कांग्रेस ने गुलाब राव जेढ़े को टिकट दिया। अब शरद पवार जो कि कांग्रेस में थे, उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो भाई का साथ दें या फिर पार्टी का। लेकिन शरद पवार ने इस कश्मकश में पार्टी को चुना और कांग्रेस के उम्मीदवार यानी कि गुलाब राव जेढ़े के लिए प्रचार किया। कांग्रेस की उस चुनाव में जीत हुई। तो ये एक मिसाल थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान से हुई। चौहान शरद पवार से मिलकर बड़े प्रभावित हुए और 1962 में उन्होंने शरद पवार को महाराष्ट्र युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। 1940 में जन्मे पवार तब सिर्फ 22 साल की उम्र के थे। महाराष्ट्र या राष्ट्र की राजनीति में शरद पवार का उभार किसी धूमकेतु की तरह ही है। उनकी शैली बहुत विचित्र है। जिनके खिलाफ राजनीति की, उन्हीं की मदद से सत्ता पर आए।
जिनकी पार्टी तोड़ी उन्हीं की पार्टी में बड़े पद पर कब्जा किया। इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी का जड़ से विरोध किया, लेकिन उनके सबसे भरोसेमंद की लिस्ट में भी शामिल रहे। शरद पवार की राजनीति गवाह है कि वो कभी ताकतवर से लड़े नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल किया। जब मौका मिला उसकी ताकत कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शरद पवार ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए संस्थाएं बनाई। शुगर लॉबी, मिल्क लॉबी, लिकर लॉबी, कोऑपरेटिव संस्थान, शिक्षा संस्थान, रिसर्च संस्थान। संस्थाओं को संभालने के लिए लोग जोड़े। संस्थानों ने आम आदमी की जिंदगी में बदलाव किए। वोटर को सपोर्टर और वर्कर की तरह शरद पवार से जोड़ने और जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाई। 1967 शरद पवार पहली बार बारामती से विधायक बने। 1967 में मंत्री बन गए। 75 में महाराष्ट्र के गृह मंत्री बने। 78 में अपने गुरु यशवंत राव के खिलाफ जाकर कांग्रेस के वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराई। कांग्रेस के 38 विधायक तोड़ दिए, अपनी पार्टी बनाई। कांग्रेस के विरोध में बनी जनता पार्टी और जिसके प्रत्याशी को उपचुनाव में हराया था, उसी वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री बन गए। तब शरद पवार की उम्र केवल 38 साल थी। 1980 में इंदिरा गांधी ने शरद पवार की सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1986 में शरद पवार कांग्रेस में लौट आए। 1988 में फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 91 में केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बने। 93 में एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम बन गए। 1999 में विदेशी मूल के मुद्दे पर सोनिया गांधी का विरोध किया। कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाई, नाम दिया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। 1999 में ही महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार बनवाई। मुख्यमंत्री का पद भी कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। 2004 में महाराष्ट्र में एनसीपी की सीट कांग्रेस से ज्यादा थी, लेकिन मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस को दे दिया, जबकि अजीत पवार इसके खिलाफ थे, लेकिन एनसीपी का डिप्टी सीएम बने। इसके बाद पवार खुद केंद्र की सरकार में ताकतवर मंत्री बनकर पहुंच गए। जिन सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर कांग्रेस तोड़ी थी, उनके सबसे भरोसेमंद सिपासालार में गिनती होने लगी। 2010 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बन गए। इस बीच शरद पवार की पॉलिटिक्स में सुप्रिया सुले की एंट्री हो गई। अभी तक सब अजित पवार का था। 2006 में सुप्रिया सुले को राज्यसभा का सांसद बनाया गया। 2009 में लोकसभा चुनाव में बारामती की सीट सुप्रिया सुले के पास चली गई। बारामती लोकसभा पर सुप्रिया की तैनाती को अजीत पवार के लिए राजनीतिक झटका माना गया। इसकी वजह 35 साल पुरानी है। 1991 में केंद्र सरकार गिर गई। कांग्रेस की मदद से चंद्रशेखर पीएम थे। नई सरकार के लिए इलेक्शन हो रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। बारामती सीट पर कांग्रेस ने अजीत पवार को लोकसभा का टिकट दिया। अजीत जीत गए। नरसिम्हा राव पीएम बने। शरद पवार उनकी कैबिनेट में रक्षा मंत्री बने। अब उनको लोकसभा सीट की जरूरत थी। अजीत पवार ने फौरन अपनी सीट चाचा को दे दी, लेकिन महाराष्ट्र की राज्य सरकार में शरद पवार को मौका मिला तो उन्होंने अजीत पवार को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपी। मुख्यमंत्री के लिए योग्य उम्मीदवारों में अजीत पवार एक मुहावरा बन गए। वो 6 बार डिप्टी सीएम बने, लेकिन सीएम नहीं बन सके। मोस्ट एलिजिबल सीएम इन वेटिंग का टाइटल उनकी राजनीतिक पहचान बन गया था, जबकि जमीनी सच्चाई इससे बहुत अलग थी। महाराष्ट्र का नक्शा देखिए। इसमें शरद पवार का प्रभाव क्षेत्र ये है, जिसमें पुणे, बारामती, दौंड, इंदापुर, सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर प्रमुख है। इसे महाराष्ट्र में राजनीतिक रूप से सक्रिय और आर्थिक रूप से संपन्न बेल्ट का भी दर्जा दिया जाता है। फिलहाल अगर सीट के अंकगणित में देखें तो 2024 के विधानसभा चुनाव में शरद पवार के पास 10 विधायक हैं। अजीत पवार के पास 41 एमएलए। ये सीट पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र तक जाती है। दोनों को मिला दें तो ये महाराष्ट्र की कुल विधानसभा क्षेत्र का 17.7% है, जिसमें करीब 1,73,00,000 मतदाता आते हैं। आज के हिसाब से देखें तो शरद पवार के पास 8 लोकसभा सांसद हैं। अजीत पवार के पास 1 लोकसभा सांसद है। अजीत पवार के पास 1 राज्यसभा सांसद है। शरद पवार के पास 2 राज्यसभा सांसद हैं। 6 जिला परिषद, 71 पंचायत समिति,
5,971 ग्राम पंचायत, 4 नगर निगम, 50 से ज्यादा नगर परिषद, 25 से 30 नगर पंचायत पर दबदबा है। शरद पवार ने अकेले दम पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2004 में किया था, जब इनके 71 विधायक जीते थे, जबकि सर्वाधिक वोट 22.60% 1999 में। इसके बाद वोट प्रतिशत 2019 तक गिरता रहा। 2024 में चाचा और भतीजा का कॉमन वोट प्रतिशत बढ़कर 20.29% हुआ था। अगर केवल शरद पवार को देखें तो 25 साल में शरद पवार का वोट प्रतिशत 50% घट गया। 2024 में शरद पवार को केवल 11.28% वोट मिले थे और 10 सीट, जबकि अजित पवार को 9.1% वोट मिले, जबकि सीट रही 41। दोनों को मिला दें तो ये एनसीपी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन शरद पवार का सीट कन्वर्जन रेट बहुत घट गया है। अब यहाँ पवार के लिए दोनों संकेत हैं। सवाल ये है, अजित के बाद उनका क्या होगा? क्या बीजेपी ने नीचे की जमीन खिसका दी है या पवार कमबैक करेंगे? बीजेपी का ये प्लान है और उसमें तटकरे हो, प्रफुल्ल पटेल हो, ये सब उनके साथ जो कर रहे हैं। मैंने जितना पॉलिटिक्स कवर किया है, मैंने ये देखा है कि पॉलिटिक्स में कोई ख़त्म नहीं होता है। अगर आप सही में 2019 में जाओगे तब यही देवेंद्र फडणवीस जो कहा करते थे कि द एरा ऑफ शरद पवार इज़ ओवर, लेकिन 2019 में वापस शरद पवार ने कमबैक किया, महाविकास आघाड़ी बनाई और वापस ये सब हो गया। शरद पवार मुझे नहीं लगता कभी बीजेपी के साथ मिलन करेंगे। हाँ, एक बात हो सकती है कि अभी उनका एज हो गया है और वो अपनी बेटी के लिए कुछ संघर्ष करते होंगे। पवार की जो राजनीति रही है, वो जो चुन के आ सकते नेता, ऐसे लोगों को साथ में रखने की राजनीति रही है, ठीक है। और वो साथ में क्यों रहते थे? क्योंकि उनके हाथ में देश की सत्ता थी, देश की सत्ता, स्टेट की सत्ता थी। उस सत्ता के बलबूते वो जो लोग अपने अपने क्षेत्र में चुन के आ सकते हैं, जिसको हम छोटे रीजनल सेटअप कह सकते हैं, उनको साथ में रखने की राजनीति शरद पवार करते थे। आज उनके हाथ में ना देश की सत्ता है, ना स्टेट की सत्ता है। उनके जिले की भी सत्ता शायद उनके हाथ में से छूट जाए। इसकी राजनीति शरद पवार की राजनीति कभी नहीं थी। ये सिर्फ राजनीति में अपना से बना के रखने की राजनीति थी। शरद पवार के पास आज वो पॉलिटिकल ताकत बची है कि वो वापस कमबैक कर पाए अपने बलबूते पर, या फिर पूरा राष्ट्रवादी आज का भी पूरा दोनों गुट एक साथ करके कर पाए। ऐसी आज की माहौल नहीं है, ये बात सही है। अभी की जो सिचुएशन है उसमें तो बीजेपी अभी पूरा रात जबर उनका प्रेजेंस है। अब बेसिकली कोई पार्टी एकदम खड़ी होती है और एकदम निस्तेज होती है, ऐसा नहीं होता है पॉलिटिक्स में। उनको टाइम देना पड़ेगा, उनको अपनी जो स्ट्रैटेजी है रिवाइव करनी पड़ेगी। शरद पवार जी को अभी वो जो काल से गुजर रहे हैं, उनमें उनको नया जो लीडरशिप है, सेकंड रंग लीडरशिप है, उनको और प्रमोट करना पड़ेगा। यहाँ दो बातें गौर करने वाली हैं। पहली ये कि चाचा से अलग होने के बावजूद अजीत पवार ने कम वोटों में भी ज्यादा सीटें हासिल की। दूसरी बात ये कि अजीत पवार ने बीजेपी के साथ जाकर ज्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट हासिल की, जबकि दूसरी तरफ शरद पवार की स्ट्राइक रेट कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के साथ जाकर कमजोर नजर आती है। यहां पर एक बात आपको बता दूं कि 1967 में जब शरद पवार को कांग्रेस ने बारामती विधानसभा सीट से टिकट दिया था, तो वहां की पूरी कांग्रेस यूनिट ने इसके विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इसके बावजूद शरद पवार चुनाव लड़े भी और जीते भी। तो कहने का मतलब यह है कि शरद पवार कमबैक के हीरो हैं और उनके पूरे सियासी करियर में कई बार ऐसा हो चुका है। सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले ऐसे ही परिवेश में रही हैं और अजीत पवार और शरद पवार के बीच जो भी घात प्रतिघात हुआ, उस दौरान इन दोनों ने अपनी राजनीतिक पोजीशनिंग किस तरह की आइए इसको समझते हैं। सुप्रिया, सुनेत्रा, रश्मि ठाकरे। 2014 के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में पर्दे के पीछे इन तीनों की भूमिका धीरे धीरे बड़ी होने लगी। विधानसभा चुनाव 2014 से पहले शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन सीट बंटवारे पर टूट गया। दोनों दलों ने चुनाव अलग अलग लड़े। नतीजे आए तो बीजेपी बहुमत से दूर थी।
माना जा रहा था शरद पवार सत्ता का रिमोट कंट्रोल हाथ में ले सकते थे, लेकिन खेल हो गया। देवेंद्र फडणवीस बहुमत साबित करने फ्लोर पर आए तो एनसीपी के विधायक गायब। देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए। कुछ दिन बाद शिवसेना भी सरकार में शामिल हुई। सबके मन में सवाल था कि शरद पवार ने विरोधियों की सरकार क्यों बनाई। शायद अजित पवार के मन में भी बात रही होगी। शरद पवार ने खुलासा किया कि उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए। उद्धव को संदेश दिया कि वो खुदा नहीं है, उनके बिना भी महाराष्ट्र में सरकार बन सकती है। दूसरा ये कि उद्धव की शिवसेना और बीजेपी में ऐतिहासिक दरार पड़ गई। 2014 से 2019 तक जो वक्त गुजरा उसमें शिवसेना और एनसीपी दोनों के भीतर एक बड़ी वैचारिक चक्री चली। शिवसेना अब बाला साहेब के रिमोट कंट्रोल मॉडल से आगे बढ़ना चाहती थी। एनसीपी में भी एक बड़ा वर्ग किंग मेकर की जगह किंग बनने के लिए बेकरार हो रहा था। ऐसे में अजित पवार, सुप्रिया सुले, रश्मि ठाकरे ने पार्टी को उसी दिशा में मोड़ना शुरू कर दिया। 2019 में शरद पवार ने जो दांव चला उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री का, वो उद्धव ठाकरे ने मना कर देते तो मुझे लगता महाराष्ट्र में पहली महिला मुख्यमंत्री बन सकती थी। हालांकि वो शिवसेना से बनती तो रश्मि ठाकरे बन जाती और राष्ट्रवादी से बनती तो सुप्रिया सुले बन जाती। दो 2019 के चुनाव हुए। शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी को 105 सीट मिली, शिवसेना को 56। 288 की विधानसभा में दोनों के पास स्पष्ट बहुमत था। एनसीपी को 54 सीट मिली, कांग्रेस को 44, अन्य के खाते में 26। लेकिन हालात बदले हुए। अब शिवसेना का ठाकरे परिवार रिमोट छोड़कर खुद सीएम बनने को तैयार था। इस बदलाव के पीछे रश्मि ठाकरे की भूमिका थी। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया ने माहौल बनाया था कि एनसीपी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के अलावा अन्य दलों की भी साझेदार बन सके। लेकिन बीजेपी भी अब छोटे भाई की भूमिका छोड़ने के बाद बड़े भाई की भूमिका में ही रहना चाहिए। इसलिए उद्धव को सीएम बनाने पर लॉक लग गया। गतिरोध बड़ा हो गया। 35 दिनों तक सियासी ड्रामा चला। शरद पवार ने 2014 में जो बीज बोए थे उस फसल को काटने का अब वक्त आ गया था। उन्होंने उद्धव ठाकरे के धधकते हुए अरमानों पर घी डालने का काम किया। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से कहा कि अगर वो चाहें तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 22 नवंबर 2019 को वर्ली के नेहरू सेंटर में एक मीटिंग हुई जहां पर शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उद्धव ठाकरे की झोली में डाल दी। एक तरफ शरद पवार जहां दूर की देख रहे थे तो वहीं उनके घर में बैठे अजीत पवार को नजदीक की कुर्सी नजर आ रही थी। वो दूर की देखते देखते थक चुके थे। उनके सीएम बनने का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा था। 23 नवंबर 2019 ब्रह्म मुहूर्त में अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ नई सरकार की शपथ ली। एनसीपी के नेता सोकर उठे तो होश फाख्ता हो गए। चाणक्य के खजाने में डकैती पड़ चुकी। अपराधी उनका अपना भतीजा था। आरोप उनके अपने भतीजे पर थे। शरद पवार हैरान रह गए, लेकिन शरद पवार के ट्रबल शूटर्स ने मोर्चा संभाला। हवा उड़ाई गई कि शरद पवार ने डबल क्रॉस कर दिया। सरकार का वायदा महाविकास आघाड़ी से किया, लेकिन हरी झंडी भतीजे को दिखाई। लेकिन ऐसा था नहीं। पहली बार शरद पवार को शह मिल गई थी, मात होने वाली। शरद पवार के जीवन में इतिहास ने खुद को दोहरा दिया था। 1978 में सीएम बनने के लिए शरद पवार ने जैसे वसंत दादा पाटिल की सरकार गिरा दी थी, कांग्रेस को तोड़ दिया था, अपने राजनीतिक गुरु यशवंत बलवंत राव चव्हाण को धोखा दे दिया था, वही उनके साथ हो रहा था। उस दिन भी सुप्रिया और शरद पवार ऐसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे सुनेत्रा के शपथ ग्रहण के बाद कर रहे हैं कि वो अजित के कदम से अनजान थे।
लेकिन तब पवार ने विधायकों को सीधी धमकी देकर वापस बुला लिया। सुप्रिया सुले पूरी तरह से सक्रिय थी। पवार ने उद्धव को सीएम बनाया। भाई की घर वापसी तो हुई, डिप्टी सीएम का पद भी मिला, लेकिन परिवार में महत्वाकांक्षा की दरार चौड़ी हो चुकी थी। शरद पवार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच जो खाई बनाई वो उनके घर के भीतर घुस गई। कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस ने पवार परिवार में सेंध लगा दी। सुप्रिया और सुनेत्रा के बीच एक स्वाभाविक अदावत की शुरुआत हो चुकी। यहां सवाल पूछा जा रहा है कि तो क्या अब मराठा वोट बैंक विक्ट्री वोट बैंक नहीं रह गया है? क्या बीजेपी ने अपना किला इतना मजबूत कर लिया है कि वो पवार की पहुंच के बाहर हो चुकी है? क्या अजित पवार और सुनेत्रा ये समझ गए थे कि शरद पवार का जहाज अब सियासत के नए समंदर में ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा? महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत ऐतिहासिक वाक्य है। वो पानीपत की लड़ाई के पहले एक बात पे होता है, जब दत्ताजी शिंदे करके थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो फैमिली से, उस फैमिली के तब के एक सरदार, और वो नजीब खान से लड़ाई लड़ रहे थे। तो लड़ते लड़ते वो घोड़े से गिर गए और सामने से पूछा कि क्या दत्ताजी अभी भी लड़ोगे? तो बोले हैं कि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। वो दत्ताजी शिंदे का स्टेटमेंट। तो ये अभी बच्चे हैं, ये जब तक बचते रहेंगे तब तक लड़ते रहेंगे। 2 साल 14 दिन के भीतर ही शिवसेना टूट गई। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर निकल आए। माना गया कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव की युति का ये नेचुरल नतीजा था। शिव सैनिक जिनके विरोध में बड़ा हुआ था, उनको किस मुंह से दोस्त बना गए और मुख्यमंत्री बन गए। यहां वो अजित पवार से स्मार्ट निकले, पहली बार में सीएम बने। शरद पवार का मन शंका से भर गया। अजित पवार के चेहरे में टूट दिखने लगी। पार्टी बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। 2 मई 2023 शरद पवार की आत्मकथा के नए संस्करण का फंक्शन था। शरद ने मंच से अपने रिटायर होने का ऐलान कर दिया। पार्टी युवाओं के लिए खोल दी, कमेटी बना दी। अजित पवार चाचा की मर्जी पर काम करने लगे। लेकिन ठीक 2 महीने बाद ही 2 जुलाई 2023 अजित पवार भी एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस से मिल गए। अब की बार उनके साथ शरद पवार के 41 विधायक थे। अब देवेंद्र और अजीत डिप्टी सीएम थे और शिंदे मुख्यमंत्री। पवार की सत्ता और पकड़ पर बड़े सवाल खड़े हो गए। ये बड़ा राजनीतिक अपमान था। और इसके बाद 2024 में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो लोकसभा में सुनेत्रा और सुप्रिया बारामती में आमने सामने हुए। नतीजे आए तो सुप्रिया जीत गई, सुनेत्रा हार गई। विधानसभा में अजीत के खाते में 41 विधायक थे, शरद पवार के खाते में केवल 10। जबकि लोकसभा में शरद पवार के पास 8 सांसद आ गए और अजीत पवार के पास केवल 1। तो सवाल उठा कि क्या महाराष्ट्र में वोट बैंक और पारंपरिक समीकरण बिगड़ चुका है? क्या पवार का विनिंग फार्मूला बिगड़ गया है? महाराष्ट्र की राजनीति के पिछले 40 साल में जितने भी चुनाव हुए उसमें सबसे ज़्यादा मराठा उम्मीदवार जीते हैं। महाराष्ट्र में हमेशा विधानसभा में 135 से लेके 148 विधायक मराठा जाति से आते हैं। मुझे लगता है भाजपा का जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो बाकी राजनीतिक दल से अलग है। भाजपा एक ओबीसी पार्टी बोलकर पहचानी जाती है। उसमें जहां मराठा ताकतवर उम्मीदवार होता है, जैसे कि पश्चिम महाराष्ट्र में हो, मराठवाड़ा में हो, उस जाति का उम्मीदवार दिया जाता है और उसके बाद उसमें जो दलित वोट है वो जोड़े जाते हैं। इन तीनों का मेलजोल करके भाजपा अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बनाती है। राजनीति में खिलाड़ी, हथियार, शंका,
संकट जैसे शब्द खूब अहमियत रखते हैं। चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या फिर राजनेता, उन्हें हमेशा इस बात की शंका लगी रहती है कि कहीं उनका अस्तित्व खतरे में तो नहीं। देवेंद्र फडणवीस ये बात बखूबी जानते थे कि अजीत पवार अपने चाचा से अलग हटकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन शरद पवार का कद आड़े आ रहा था। ऐसे में बीजेपी जैसी राजनीतिक खिलाड़ी का हाथ अजीत पवार के सिर पर रखवाकर उन्होंने अजीत पवार की चिंता खत्म कर दी। देवेंद्र फडणवीस खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। ऐसे में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों एक दूसरे के लिए हथियार बन गए। मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी था कि एकनाथ शिंदे को कंट्रोल में रखें, और दूसरी तरफ इस बात का भय भी था कि अगर एकनाथ शिंदे का समर्थन हट जाता है तो सरकार खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अजीत पवार ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 41 सीटों को जीतकर अपनी उपयोगिता फिर से साबित कर दी। गठबंधन पॉलिटिक्स की एक हकीकत यह भी है कि छोटे दल को हमेशा डर लगता है कि बड़ा दल उनकी पार्टी को तोड़कर खत्म कर देगा। इसलिए जब भी युति में किसी बात को लेकर असहमति होती है, कोई गठबंधन पार्टनर नाराज होता है, तो कयास लगने लगते हैं कि देर सबेर ये शिंदे या अजीत अपने मूल दलों में लौट सकते हैं। अजीत के बारे में तो ये अंदाजा निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था, लेकिन अब जबकि अजीत नहीं है तो सवाल ये है कि अजीत पवार के विधायक खुद को कहां सुरक्षित मानते हैं, शरद पवार के पास या सुनेत्रा के पास, जिनके ऊपर देवेंद्र फडणवीस का कवच है। यही वो भंवर है जहां महाराष्ट्र की राजनीति फंस गई। अभी सुनेत्रा पवार डीसीएम बन चुकी है। सुनेत्रा पवार ही कल जाके नेशनल प्रेसिडेंट इस पार्टी की बनेगी। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि पार्टी किसके हाथ में रहे, इसके ऊपर ही बाकी की सब चीज़ें हुई है। पार्टी अपने हाथ में रहनी चाहिए, इसके लिए ही पहले शपथ ली गई है, इसके लिए ही पहले अभी वो नेशनल प्रेसिडेंट बन जाएगी और फिर मर्जर की बात होगी, तो अल्टीमेट कंट्रोल सुनेत्रा पवार का होगा। परिवार में सुप्रिया और सुनेत्रा का वार पवार खानदान के लिए निर्णायक स्थिति में खड़ा है। एक तरफ सत्ता का ट्रिपल इंजन है, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह शरद पवार हैं, जिन्हें अपनी राजनीतिक मुक्ति के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक स्वतंत्र अस्तित्व वाली पार्टी है, उनके निर्णय वो करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चूंकि हम उनके साथी हैं, वो हमारे साथ रहे, उनके निर्णयों के पीछे हम पूरी ताकत से खड़े। शरद पवार चित्रों के माध्यम से राजनीतिक संदेश देने, नैरेटिव्स का निर्माण करने में बहुत माहिर है। अजित पवार के दुखद के बाद वो हर उस जगह पर मौजूद दिखे जहां होने से उनके परिवार के मुखिया होने की छवि मजबूत होती है। शरद पवार ने अजित पवार के बेटे पार्थ और जय के साथ मीटिंग की। कयास ये है कि वो दोनों पार्टियों को मिलाने के अपने एजेंडे पर एक्टिव है, लेकिन वहीं दूसरी ओर गतिरोध खत्म न हो पाए, इसमें बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई। ऐसी स्थिति में क्या शरद पवार और बाला साहब ठाकरे की क्षेत्रीय विरासत स्थायी कमजोरी का शिकार हो जाएगी? अब महाराष्ट्र में नए प्रेशर ग्रुप्स और नई राजनीतिक ताकतों के मजबूत होने का वक्त आ गया है। लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और आगे जाके मुझे ऐसा लगता है अगले 2-3 साल में ये महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के डायनामिक्स ही बदल जाने वाले हैं। क्षेत्रीय पार्टियों को बहुत अलग तरीके से अभी वो अपना स्पेस कैप्चर करने लगेगी। 2019 के चुनाव में शरद पवार की सतारा वाली जनसभा का जिक्र बहुत होता है। बारिश के बीच शरद पवार भाषण देते रहे। इस तेवर ने अपने नेता के प्रति वोटर के मन में नई उम्मीद जगा दी थी। इससे पहले कयास लग रहे थे कि अब एनसीपी या तो कांग्रेस में मिल जाएगी या फिर ठंडी पड़ जाएगी। एक बार फिर वही हालात है। अब दिक्कत यह है कि शरद पवार के पारंपरिक वोट बैंक और रणनीति के भी समाधान उनके विरोधियों के पास है। शरद पवार के साथी कांग्रेस और उद्धव भी कमजोर हो चुके हैं। ऐसे में कोई कमबैक होगा या शरद पवार को एक बार फिर किसी नए गठजोड़ में जाकर अपने राजनीतिक भविष्य को तलाशना पड़ेगा, जिसमें वो अपनी बेटी और अजित पवार के साथ राजनीतिक न्याय कर सके।